Okay students, so we are done with the first order reaction, the zero order reaction. ठीक है, so we'll do some examples and how we need to use these equations in the first order and zero order reaction. जैसे हमारे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो how we are going to solve it, ठीक है ना, and using rate laws, ठीक है ना, and all other things. So first we will do some examples that are given in your book, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल 4.6, स्टार्ट विद एग्जाम्पल 4.6, ठीक है ना. इसमें दिया क्या हुआ है, एक आपको रिएक्शन दे रखी है N2O5 की, डिकम्पोजिशन की N2O5, यस, N2O4 plus O2, ठीक है. And it is given that this is the first order thermal decomposition reaction. This is the first order reaction. This is already given. So तो रेट लॉ विल बी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ हमें पता है क्या होता है, एल एन आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी. दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना. दिस इज इंटीग्रेटेड लॉ फॉर first order reaction where R naught is initial and R is at after t time, ठीक है ना, is the concentration of reaction after t time, ठीक है ना. तो इसमें क्या दिया होगा, आपको टाइम दिया है, पहले सबसे पहले टाइम दिया है 0 सेकेंड्स, टाइम दिया आपको 0 सेकेंड्स. उस समय पे टोटल प्रेशर दे रखा है, इसमें कंसंट्रेशन क्या आता है, जगह 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 प्रेशर देगा. प्रेशर कितना दिया मेरा 0.5, ठीक है ना. और उसके बाद टाइम जब 100 सेकेंड्स हो गया तो हमारे पास प्रेशर कितना रह गया, तो हमारा प्रेशर हो गया 51.51, ठीक है. प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, टोटल प्रेशर. तो देखते हैं कैसे हो रहा है. तो हम क्या मानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में प्रेशर जो था, इस पूरे रिएक्शन का लिखने की कोशिश करते हैं. देखो ऐसे लिखते हैं N2O5 यस N2O4 प्लस O2. जैसे हम सेकंड चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम लोग आई निकाल रहे थे तो उसके लिए हमें जब दिया जाता था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना, तो ऐसे लिखते थे कि पहले इनिशियली कितना था, इनिशियली इसका प्रेशर कितना था, यहाँ पर 5.5 ATM दे रखा है, ठीक है ना, 0.5 ATM दे रखा है, ठीक है ना. तो इनका प्रेशर कितना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है नहीं तो जीरो प्रेशर है, ठीक है ना. आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना हो गया, x हो गया, इसका प्रेशर भी x हो गया, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2x हो जाएगा बेटा, ठीक है ना. दिस इज योर प्रेशर एट टाइम t, ठीक है ना. तो ये जो टोटल प्रेशर होगा इसका q माइनस 2x होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है बेटा. हाँ, यहाँ पर आगे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, ठीक है ना. तो दिस वॉज योर रिएक्शन. आगे 2 लगाया तो 0.5 माइनस 2x, इसका प्रेशर 2x हो जाएगा, इसका प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x विच इज इक्वल टू 0.5 प्लस x. और ये प्रेशर किसके बराबर है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू 0.512, ठीक है ना. ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना. तो दैट मीन्स x का प्रेशर, x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5, दैट इज 0.012 इज योर x, ठीक है. तो इनिशियल प्रेशर कितना था, हम देख रहे हैं इनिशियल प्रेशर कितना था हमारा 5 ATM, ठीक है ना. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम कितना हो गया आपका, 100 पहुंच गया. उस समय पे आपका प्रेशर कितना रह गया, 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.12, दैट मीन्स इनटू, ठीक है ना. ये आपका रह जाएगा एट t इक्वल टू 100 प्रेशर ऑफ N2O5, ठीक है ना. N2O5 का जो प्रेशर रहेगा वो ये रहेगा 0.5 माइनस 2x, ठीक है ना. 2x कर दिया इसको, 0.5 माइनस 2x. तो आंसर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.476, ठीक है ना. सीधी बात है, 0.500 में से 12 से 24 यानी कि 0.024 आप माइनस करोगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.476.
ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर। आपकी बुक में अलग तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ओवरऑल प्रेशर निकाला। हमारा पी टोटल जो आया वो कितना है, पी टी जो था इसके बराबर था, दैट इज 0.5 प्लस एक्स इस पी टी के बराबर, पी टी के बराबर रखा। यहाँ इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप N2O5 का प्रेशर निकाल सकते हो। आपको पता है N2O5 का प्रेशर कितना है। जैसे आपने N2O5 का प्रेशर निकाला, यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर ln R0/R लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P0/P, ठीक है ना। आप P0/P लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू क्योंकि KT है बेटा, तो K इज इक्वल टू हमें यही निकालना है, K निकालना है 1/T इंटू ln P0/P, ये करना है, ठीक है ना। तो P0 तो हमें पता कितना था और ये भी पता कितना था। तो K कैन बी रिटन एज 1/T। T की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 सेकेंड्स, ठीक है ना, 100 सेकेंड्स इंटू ln P0/P, यानी कि ln P0 इज 0.500 और यहाँ पर आ गया 0.476, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और आफ्टर डिवीजन इसके लॉग की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.98 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ जाएगा आपका 4.98 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। क्यों सेकेंड इनवर्स में आया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका जो इसका रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स उसकी यूनिट होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे, इनिशियल देखोगे, फाइनल में निकालोगे। क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस करना है तो आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है आपको। तो आपने लिखा यहाँ पर वैल्यूज़ डाली, ठीक है, इसको सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आ रही है आपने उसमें ln की वैल्यू देख ली। बुक में आपको दे रखा है, इसकी जगह क्या लिख रखा है उन्होंने, 1/T 2.303 इंटू लॉग 10⁻P0/P ऐसे लिखा रखा है, ठीक है ना। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ln इज इक्वल टू 2.303 log 10, ठीक है ना। नेचुरल लॉग जो लॉग ई बेस होता है उसमें अगर 2.303 अगर आप 10 बेस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग का। तो नेचुरल लॉग लिखो चाहे आप लॉग 10 बेस में करो, तो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ये लिखोगे तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। तो जिस लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, फॉर एग्जांपल इसके डिवाइड करने के बाद जो यहाँ आंसर आ रहा होगा आपका, उस लॉग की में भी वैल्यू दे रखी हो आपको कि ये लॉग की वैल्यू है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो। नहीं तो आपको लॉग टेबल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो लॉग टेबल देखेंगे, लॉग टेबल्स भी से देख के आप निकाल सकते हो। तो दोनों में से कोई भी काम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस वॉज इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एग्जाम्पल 4.7, ठीक है ना। ये किसके ऊपर है बेटा, ये हाफ लाइफ के ऊपर है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो दिया हुआ है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 और ये पक्का है कि सेकंड इनवर्स में होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकंड इज इसमें बोला कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln2/K, ऐसे लिखते हैं ना, ln2/K लिखते थे। कैसे ln2 कैसे आता था, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना होगा R0 होगा और T हाफ में कितना हो जाएगा R0/2 हो जाएगा इसका। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ln2 रह जाएगा यहाँ पर, और अपॉन K होता ही है, ठीक है ना। दिस इज द रेट लॉ। रेट लॉ से तो लिखा मैंने T इज इक्वल टू, जैसे K इज इक्वल टू ln R0/R अपॉन T लिख देता था, ऐसे T इज इक्वल टू ln R0/R0 अपॉन K R0 अपॉन R डिवाइडेड बाई K कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे आएगा। तो ये आपको याद रखनी थी वैल्यू, ये आपको याद रखनी वैल्यू। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको डिवाइड कर देना। 0.693 को किससे डिवाइड करना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14 से डिवाइड करना है। तो उसका आंसर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। यानी कि आपकी जो हाफ लाइफ है वो कितना टाइम ले रही है, 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। तो इसका जो रेट लॉ है, जो इसका रेट लॉ है वो बहुत ही छोटा है,
जिसकी वजह से इसका टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। जितना रेट फास्ट होगा, जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा वैल्यू होगी, उतनी रिएक्शन हमारी फास्ट होती है। ये बहुत कम है वैल्यू, इसलिए रिएक्शन हमारी स्लो हो रही है, इसलिए हाफ लाइफ भी कम है। ठीक है ना, दिस वॉज योर एग्जाम्पल 4.7। ठीक है ना, एग्जाम्पल 4.8 बहुत ईजी होते हैं बेटा, हाफ लाइफ के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एकदम बहुत ईजी से। ठीक है ना, फिर से दे रखा है, show that in the first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times the half life। ठीक है ना, ये शो करना है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ। ठीक है ना, तो आपको पता है कि 99% का मतलब हो गया, स्टार्टिंग में R0 था और लास्ट में कितना बचा 0.01 क्या परसेंट है ना, 0.001 R0 कितना बचा। ठीक है ना, 0.001 का मतलब कितना हो गया। ठीक है ना, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.001 इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये 0.1%। ठीक है ना, तो 0.1% अगर ये रह गया है तो टोटल में कितना रह गया, टोटल में माइनस कितना हुआ 100 माइनस 0.1। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 99.9% आ जाएगा जो आपको दी हुई है। तो यानी कि पहले टाइम टी पे R0 था और कुछ टाइम टी के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। तो आपको टी बताना है कितना हुआ। तो टी कितना हुआ ऐसे बताते हैं, तो टी क्या होता है ln R0 अपॉन R डिवाइडेड बाय के। ठीक है ना, ये होता है आपका टी हाफ। क्या होता है टी हाफ इज ln 2 अपॉन के। तो टी हाफ के टर्म्स में लिखना है हमें, तो ln के को हम इसे रिप्लेस कर देंगे, के इज इक्वल टू ln 2 बाय टी हाफ ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो के की जगह इसे रिप्लेस कर देंगे। तो टी कितना आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा ln R0, तो R0 हो गया, R की वैल्यू कितनी है मेरी 0.001 R0। ठीक है ना, इतनी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना लिखा मैंने ln 2 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है ना, ओके। तो टी हाफ ऊपर चला जाएगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है ना, टी हाफ इंटू ln, और यहाँ वैल्यू कितनी है इसको पॉइंट हटाएंगे 1000। ठीक है ना, ln 1000 अपॉन ln 2। ठीक है ना, टी हाफ इंटू ln 1000 की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 3। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा ln 1000 को आप लिख सकते हो 2.303 log 10 बेस 1000। ठीक है ना, या 1000 आ रही है ना मैंने 3 के ऊपर ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ln 2 की वैल्यू 0.693। आप एक काम करो, आप इसको डिवीजन करो, इसका डिवीजन करो तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, टी बाय टी हाफ की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, इस टी के अपॉन में ले गए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अराउंड 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है ना, ध्यान से देंगे तो ये 6.9 हो गया लगभग 6.909। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 0.693। इसको लगभग अगर हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा 10 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आ गया आपका 10। ठीक है ना, ईजी था बेटा, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, आपको बताना था कि कितने टाइम्स में आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप हाफ लाइफ कितनी बार करोगे, 10 बार कंप्लीट कर लोगे तो आपका कितनी परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी, 99.9% आपका कंप्लीट हो जाएगी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है ना, तो 99.9% कंप्लीट करने के लिए 10 हाफ लाइफ करनी पड़ेगी। मान लो एक हाफ लाइफ कितने मिनट की है, 10 मिनट्स की है, तो आपको कितने बार यानी कि 10 यानी कि 100 मिनट्स के बाद आपको कितना 99.9% कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी आपको। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है ना, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो टिल नाउ हमने इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ लिया है, इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ लिया सारे, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? स्यूडो मतलब होता है नकली। जैसे हम लोग क्या कहते थे, स्यूडोपोडिया कहते थे, जो भी आपके अमीबा के क्या होते हैं चलने के लिए जो उसको वो कहते हैं कि उसके जो लिम्स होते हैं उसको सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया का मतलब कि नकली पैर। ठीक है ना, पोडिया मीन्स पैर होते हैं, सीडो मतलब नकली। ठीक है ना, जो भी नकली चीज़ होती है उसको सीडो कहते हैं। यानी कि एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी।
तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समटाइम्स इज ऑल्टर्ड बाय द कंडीशंस। कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो ऑर्डर होता है वो ऑल्टर हो जाता है आपका थोड़ा सा, ठीक है ना। जो ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है। तो जो ऑल्ट्रेशन होता है ऑर्डर में, इसकी वजह से ये रिएक्शन कैसे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। दैट्स वाई इट इज दे आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है A + B गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, P, एक P प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रेट इसका आप लिखना चाहोगे, रेट आप लिखना चाहोगे K × A। लेकिन ऐसा होगा इस रिएक्शन में कि कोई एक जो सब्सटेंस है उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। मतलब इसके कंसंट्रेशन से अगर आपकी रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है, सिर्फ K0 A के बराबर, ठीक है ना। मतलब K0 नीचे लिख देता हूँ, वेयर K0 कैन बी रिटन एज K × B, ठीक है ना। मतलब B का जो कंसंट्रेशन है वो इतना ज़्यादा है कि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसा मान के चलते हैं कि pseudo first order reaction are those reaction in which two reactants are present but rate depends only on the molar concentration of one of its reactants, and this type of reaction is called pseudo first order reaction। क्योंकि है तो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर, लेकिन जो रेट है वो आपका इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसके कंसंट्रेशन से उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज pseudo first order reaction, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो CH3CO OC2H5 is H2 in presence of acidic medium gives CH3COOH plus C2H5। इसमें रेट होता है, जो रेट होता है वो K × कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इस पर डिपेंड करता है। वाटर की कंसनट्रेशन पे ही डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वाटर जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होता है इस रिएक्शन में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है ना। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह उसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 4.9, ठीक है ना, एग्जाम्पल 4.9 देखते हैं। और आपको क्या करना है फिर उसके बाद जो आपके 4.5 और 4.6 इंडेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करें आपने, इससे पहले वाले इंडेक्स क्वेश्चन भी बेटा करना है। तो आप 4.1 से लेकर 4.6 तक क्या करोगे, अपने इंडेक्स क्वेश्चन होमवर्क में एज अ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, ठीक है ना। इतना ही असाइनमेंट आपके पास, आपको जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4.9 देखते हैं, एग्जाम्पल 4.9 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन एसीटेट, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग एंड लिबरेटिंग द एसिटिक एसिड अगेंस्ट द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन एज, जो है एस्टर स्टार्टिंग में था हमारे पास CH3COO CH3, ठीक है ना, ये एस्टर होता है, पढ़ा होगा 10th क्लास में एस्टरिफिकेशन में, CH3COO CH3, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है, ठीक है ना। इसको ये किस में कर रखा है, इसको वाटर में कंसंट्रेशन दे रखी है। तो रेट क्या डिपेंडेंस है, रेट की डिपेंडेंस है, रेट इज इक्वल टू ऐसे मान लेते हैं K × दिस × H2, ठीक है ना। तो मान के अब K एक्चुअली होना तो ये चाहिए था, लेकिन K × H2O कैन बी रिटन एज K डैश, ठीक है ना। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा K डैश CH3COO CH3, क्योंकि हमारा H2O पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रखा है। तो उन्होंने टेबल दे रखी है बेटा, हमको टेबल क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन किस में दी है, मोलैरिटी में, ठीक है ना, मोलैरिटी में दी है, टाइम दिया हमें सेकंड्स मिनट्स में, सर, ठीक है ना, मिनट्स। क्या क्या दिया टाइम, 0, 30, 60 और 90, ठीक है ना। वो कंसंट्रेशन देखिए 0.85, 0.8004, ठीक है ना, 0.7538 और 0.7096, ठीक है ना, ये आपकी कंसंट्रेशन है। क्योंकि शोज, अब ये हमें प्रूव करना है कि इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन जिसमें वाटर की जो मोलैरिटी है वो लगभग 55 मोल पर लीटर हमेशा कांस्टेंट रहती है, 55 मोल पर लीटर जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, वाटर की।
एक्चुअली वाटर की मोलैलिटी इतनी ही होती है, जब आप वाटर की मोलैलिटी देखोगे तो आप दिखाओगे कि ये कितनी होती है 55.55 ऐसे होती है आंसर, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के डैश इन दिस रिएक्शन, तो इसमें जो के डैश है, ये जो के डैश जो है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रेट लॉ फॉलो होगा, के इज इक्वल टू 2.303, ठीक है ना, अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसी टेबल में के की वैल्यूज़ अलग अलग लिखनी शुरू करी हर टाइम पे। तो पहली बारी में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेट लॉ, यहाँ से यहाँ पर मतलब 30 सेकंड्स में जो भी इसने डिक्रीज करा, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो के की वैल्यू आ रही है मेरी कितनी आएगी, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करते जाऊँगा, क्या 0.85 और 0.800 पुट करूँगा, तो मेरी के की वैल्यू क्या रहेगी, के की वैल्यू आएगी मेरी 2.044004 इंटू 10⁻³ और ये किस में आ रही है, सब पर मिनट में आ रही है, ठीक है ना। अगली फिर देखी 30 to 60 देखा मैंने, तो कितना दिखा मेरे को, इन्होंने दिखा, इसमें आंसर आया 2.2002 इंटू 10⁻³ पर मिनट। फिर उसके बाद देखा मैंने, देखा 2.05005 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो देख रहे हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट, अगर इसकी वैल्यू देखें, अगर 2 डिजिट तक देखें तो हमेशा वैल्यू 2 है आपकी, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ पर मिनट इज द रेट लॉ कांस्टेंट, जो के की वैल्यू है हमारी, के डैश की वैल्यू जो है हमारी, वो क्या आ रही है, रेट लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 2.000 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमने देखा कि कांस्टेंट है, और हर बार हम क्या देख रहे हैं कि हर बार इतने ही मिनट में 30 ही मिनट्स में इसका जो रेट जो है वो कितने से कट रहा है, हाफ हो जा रहा है हर बार, ठीक है ना, हर बार कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना। दैट्स वाई इट कैन बी सीन दैट द कांस्टेंट के डैश इज कांस्टेंट इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग के डिटरमाइन कर सकते हैं, के कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि के डैश किसके बराबर है, के इंटू H2O के बराबर है। तो एक्चुअल रेट लॉ किसके बराबर था, एक्चुअल रेट लॉ किसके बराबर है, तो के की वैल्यू आपकी हमारी आ जाएगी 55 मोल पर लीटर, ठीक है ना। अपॉन में क्या चला जाएगा आपका, जो अपॉन में आपका क्या चला जाएगा, जो के डैश की वैल्यू है वो कितनी है, उल्टा लिख दिएगा 2.1 के की वैल्यू हमारी ये निकल के आई, के की वैल्यू हमारी निकल के आई कितनी बेटा, 2.004 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो ये हमारी के की वैल्यू आई, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू के डैश इंटू H2O, कंसनट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है ना। तो आपको के डैश निकालना है, तो आप किसके बराबर है, 2.004 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 55 मोल पर लीटर, ठीक है ना। इसको आपने जब डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 3.64 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है ना, सॉरी मोल इनवर्स लीटर पर मिनट, ठीक है ना। मोल इनवर्स लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर नीचे है ना, तो मोल इनवर्स लीटर ऊपर और फिर मिनट भी नीचे है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसकी यूनिट चेंज कैसे आ गई, क्योंकि जो के था हमारा, के डैश जो था वो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर के लिए था, इसलिए यूनिट इसकी पर मिनट नहीं आई। लेकिन इस वाले की यूनिट कैसी थी, क्या थी, इस वाली यूनिट पर मिनट में थी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, ठीक है ना। तो जो हमारा स्यूडो जो हमारी रिएक्शन की रेट लॉ जो के डैश की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आ गई 3.64, और कैसे निकाली हमने ये देख लिया, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इंडेक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे 4.5 और 4.6, नहीं आएगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, कैसे टेम्परेचर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हमने ये क्या देखा,
केमिकली फाउंड करा गया, इसमें क्या फाइंड किया गया कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन द राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट के बिकम्स 2k इफ द टाइम जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री। अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो वो k से 2k चला जाएगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये दिस वाज द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लगभग उसके डबल हो जा रहा है, ठीक है ना, और कई जगह पर लगभग ट्रिपल भी हो जा रहा है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंडेंस ऑफ रेट, ठीक है ना, कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर हमें लिखना है तो ये लिखेंगे के एट, मान लेते हैं जो टी प्लस 10 डिग्री अपॉन के एट टी, ठीक है ना। तो अगर ये निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको हीट ज़्यादा मिलेगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जिन मॉलिक्यूल के पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, जैसे हमने हीट टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो मैंने आपको पहले एक ग्राफ बना के दिखाया था, ऐसे करके ये ग्राफ बना के दिखाया था, तो एक्चुअली ये जो होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जैसे ही आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी, आपकी रिएक्शन होने के बाद ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्ट की वापस नीचे होती है, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे ही आपके रिएक्टेंट से बाद इतनी एनर्जी आएगी तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बची हुई एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है ना, वो दूसरों का रिलीज होती है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑलरेडी जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ तक जाने के लिए जो है बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपकी रिएक्शन और फास्ट होती जाएगी, लेकिन एक लेवल तक फास्ट होगी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है ना। तो आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी से, किस थ्योरी से, आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है। वो क्या कहती है, आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि व्हेन द रिएक्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कोलाइड्स, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है जब आपस में वो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनता है। और जो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, वो तब होगी जब जो कोलिजन हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट बने। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मान लो कि NaOH और H2SO4 ये रिएक्शन हमें करानी है, ठीक है ना। ये रिएक्शन, या फिर HCl ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कराने के लिए जब आपके ये दोनों आपस में आ जाएंगे, पास में आएंगे, तब आपका H2O अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो जो कोलिजन होना चाहिए वो इन दोनों पार्ट का एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना। इन आयंस का OH और H+ आयन अगर हम पानी में डालते हैं, इनका जो है वो मतलब कोलिजन होना चाहिए। अगर OH आयन और Cl आयन का कोलिजन होगा, ठीक है ना, तो कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही Na+ आयन और H+ आयन का कोलिजन होगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो यानी कि इफेक्टिव कोलिजन भी जो होना चाहिए वो आपका अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा बनना है उसके हिसाब से होना चाहिए। पहली तो आर्हेनियस कोलिजन की थ्योरी ये कहती है। और फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ ऐसे कि इफेक्टिव कोलिजन शुड बी देयर, effective collision should be there. Second is only those reactant molecules give product by the collision which have minimum energy to react, जिनके पास एनर्जी होगी, ठीक है ना, requires minimum energy to react। अगर आपका कोई ऐसा पार्ट कोलाइड कर रहा है जिसके पास एनर्जी नहीं है ये को पार करने के लिए,
तो वो कोलिजन जो है वो आपका इफेक्टिव कोलिजन में नहीं आएगा और आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये दो बातें बोली गई हैं कि आपके पास इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उस थ्रेशोल्ड को पार कर सके, ठीक है ना। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी जो मैं बोल रहा था, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये वो एनर्जी है जो आपको चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब एक कोलिजन के समय पे इतनी एनर्जी आपके दोनों के दोनों पार्टिकल्स के पास, कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स के पास होनी चाहिए कि वो फाइनल प्रोडक्ट बना सके। तो दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो द मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड पोजेस सो दैट दे कैन रिएक्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का आपका फॉर्मूला वो होगी, आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? जैसे आपने बोला कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको चाहिए, आपको कितनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको चाहिए, आपको मान लो 20 जूल चाहिए, ठीक है ना। और आपकी प्रोडक्ट की इनिशियल जो एनर्जी है वो कितनी है? 5 जूल है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से जो शो होती है वो किसके बराबर होती है? 20 - 5। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी पॉजेस्ड बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो मैंने रिएक्शन ऐसे करके डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ठीक है ना, ऐसे मैं बना रहा हूँ। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये टोटल क्या है? दिस इज थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड का आपको दे दिया अमाउंट, रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया, इसमें से माइनस करोगे तो ये की वैल्यू जाएगी। दिस इज योर थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कोलिशंस के हमने बारे में बात कर ली, हमने इसके बारे में बात कर ली। तो अर्नियस ने एक लॉ दिया था जिसको मैं अभी अब लिख दे रहा हूँ, इसको हम आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आयरन की जो इक्वेशन थी वो ये थी कि जो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट जो ये आपका रेट है रिएक्शन का, किस पर डिपेंड कर रहा है? A × e⁻⁻ (-EA/RT). इसमें हर एक टर्म को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। K इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है? ए जो होता है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, कि कितनी आपके कोलिशंस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बताता है कि, ठीक है ना, कि कितने आपके कोलिशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको और एक और नाम से जानते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल का आगे लगा हुआ जो फैक्टर है उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये इज जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। आर इज योर गैस लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। आर इज योर गैस लॉ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 8.314, ठीक है ना। और टी इज योर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन। अगर ये सब आप वैल्यू डालोगे तो आप बता सकते हो हाउ मच देयर इज चेंज इन द रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कैसे बढ़ रहा है वो पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? जैसे जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते जाओगे, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आप रिएक्टेंट को अगर गर्म कर रहे हो, अगर आप हीटअप कर रहे हो तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो जितनी आप कम करते जाओगे उतना आपका K की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स इन दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो वी विल सी दिस, ठीक है ना, इन नेक्स्ट क्लास। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हम देखते हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।